ब्योमकेश ने पछतावे से माफी मांगी तो वो शांत होकर बोले, इन कोमल कलाओं की अवहेलना मैं देख नहीं सकता। जो भी हो, दोपहर में फिर आ रहे हो, ठीक है। उद्यमिनाम पुरुष सिंह। अब घर के किस हिस्से में ढूंढने का इरादा है? अगर बाग खोद कर देखना चाहो तो उसका भी इंतजाम कर दूं। व्यंग के सारे बाण हजम करके हम बाहर आ गए। रास्ते में ब्योमकेश बोला, चलो अब तक इंपीरियल लाइब्रेरी खुल गई होगी, एक बार उधर घूम आते हैं, थोड़ी जरूरत है। इंपीरियल लाइब्रेरी जाकर ब्योमकेश ने अंग्रेजी विश्वकोश से प्लास्टर कास्टिंग वाला हिस्सा बहुत ध्यान से पढ़ा। फिर किताब लौटाकर बाहर आया। देखा किसी कारण से वो कुछ अधिक ही उत्साहित है। घर पहुंचकर मैंने पूछा, क्या बात है, प्लास्टर कास्टिंग को लेकर इतनी जिज्ञासा क्यों? तुम तो जानते ही हो, हर चीज को लेकर जिज्ञासा मेरी एक कमजोरी है। वो तो जानता हूं, पर देखा क्या? देखा कि प्लास्टर कास्टिंग बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में घोलो, जब वो दही जैसा गाढ़ा हो जाए तो मिट्टी या मोम के सांचे में धीरे धीरे डाल दो। 10 मिनट में वो जमकर सख्त हो जाएगा, तब सांचे से निकाल लो, बस तैयार। असल मुश्किल चीज सांचा बनाना है, बस। तो इसके लिए इतनी चिंता क्यों? चिंता नहीं है। अगर सांचे में प्लास्टर डालते समय एक सुपारी या ऐसी कोई कठोर चीज साथ में डाल दी जाए तो वो मूर्ति के भीतर रह जाएगी। मतलब? करुणा से मेरी ओर देखते हुए ब्योमकेश बोला, मतलब ये कि समझदार को इशारा ही काफी है। शाम को फिर सर दिगिंद्र के घर गए। इस बार भी सारा घर खोज डाला, पर कुछ हाथ ना आया। सर दिगिंद्र बीच बीच में आकर हमारे साथ व्यंग करते रहे। आखिर जब थककर हम बैठक में बैठे तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी मेहनत हुई होगी और चाय नाश्ते का आदेश देकर अपनी आतिथ्यशीलता की पराकाष्ठा दिखा दी। मुझे बहुत शर्म लग रही थी, लेकिन ब्योमकेश बिल्कुल बेशर्म। वो निर्विकार भाव से सब खा पीकर उनसे बड़ी आत्मीयता से बातें करने लगा। सर दिगेंद्र ने पूछा, और कितने दिन चलाओगे ये नाटक? अब भी मन नहीं भरा? ब्योमकेश बोला, आज बुधवार है, अभी 2 दिन बाकी हैं। सर दिगेंद्र जोर से हंसने लगे। ब्योमकेश ने ध्यान न देकर मेज से नटराज की मूर्ति उठाई और पूछा, ये आपने कब बनाई? भौं सिकोड़कर सर दिगेंद्र ने थोड़ा सोचकर कहा, 15-20 दिन होंगे। क्यों? अब नहीं नहीं, बस यूं ही। अच्छा, अब चलता हूं, कल फिर आऊंगा, नमस्कार। कहकर ब्योमकेश उठकर खड़ा हो गया। घर लौटते ही नौकर पुटीराम ने एक लिफाफा ब्योमकेश के हाथ में देकर कहा, एक टोपी पहने चपरासी देकर गया है। लिफाफे के अंदर सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड था। उसके एक तरफ छपा हुआ था कुमार त्रिदिवेंद्र नारायण राय, दूसरी तरफ पेंसिल से लिखा था, अभी अभी कलकत्ता पहुंचा हूं, ग्रैंड होटल में ठहरा हूं, कितनी देर? ब्योमकेश कार्ड को मेज के किनारे रखकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। छत की कड़ी की ओर देखकर चुपचाप रहा। कुमार बहादुर के अचानक आने से वो खुश नहीं हुआ, ये मैं समझ गया। जब मैंने पूछा तो बोला, एक पक्ष की उत्कंठा बहुत बार दूसरे पक्ष में भी फैल जाती है। कुमार बहादुर के आने से अगर वो बूढ़ा डर कर अपना इरादा बदल दे तो सब मिट्टी हो जाएगा, फिर से नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। पूरी शाम वो यूं ही आराम कुर्सी पर पड़ा रहा। रात को हम दोनों एक ही कमरे में 2 पास पास खाटों में सोते थे। बिस्तर पर लेटकर देर तक बातें होती थीं, लेकिन आज ब्योमकेश ने एक भी बात नहीं कही। मैं कुछ देर तक अकेले बोलता रहा, फिर सो गया। नींद में सपना देखा कि मैं, ब्योमकेश और सर दिगेंद्र हीरे की गोलियों से खेल रहे हैं। सारी गोलियां ब्योमकेश जीत गया है और सर दिगेंद्र जमीन पर पैर फैलाकर बैठे आंखें मलते हुए रो रहे हैं। तभी अचानक नींद खुल गई। देखा ब्योमकेश अंधेरे में मेरी खाट के पास बैठा है। मेरी सांसों की आवाज से शायद समझ गया कि मैं जाग गया हूं। बोला, देखो
मेरा पक्का विश्वास है कि हीरा बैठक के टेबल पर ही कहीं है। मैंने पूछा। रात के कितने बजे हैं? व्योमकेश बोला, 2:30। क्या तुमने ये बात गौर की है? वो बूढ़ा बैठक में घुसते ही सबसे पहले टेबल की ओर देखता है। मैं करवट लेकर बोला, देखे, अब तुम भी आंखें बंद करके लेट जाओ। व्योमकेश खुद से ही बड़बड़ाने लगा, टेबल की ओर क्यों देखता है? जरूर दराज में? नहीं, अगर है तो टेबल पर ही है। टेबल पर क्या क्या चीजें हैं? हाथी दांत की दवात, टाइम पीस घड़ी, खुशबू की शीशी, कुछ किताबें, ब्लॉटिंग पैड, सिगार का डिब्बा, पिन कुशन। सुनते सुनते मैं फिर सो गया। रात में जब जब नींद टूटी, महसूस हुआ व्योमकेश अंधेरे में कमरे में इधर उधर टहल रहा है। सुबह व्योमकेश ने कुमार त्रिदिबेंद्र नारायण को एक पत्र लिखकर डाक से भेजा। संक्षेप में बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, शनिवार को किसी समय मुलाकात होगी। फिर हम दोनों बाहर निकले। व्योमकेश के चेहरे से समझ गया, पूरी रात जागने के बाद उसने मन ही मन कोई निश्चय कर लिया है। सर दिगेंद्र आज बैठक में ही थे। हमें देखकर जोर से बोले, अरे ये रहे हमारे माणिक जोड़ा, आइए आइए, आज तो बहुत सुबह सुबह। अरे कोई है? बाबुओं के लिए चाय लाओ। व्योमकेश बाबू आज कुछ सूखे सूखे लग रहे हैं। चिंता में रात को नींद नहीं हुई क्या? व्योमकेश ने टेबल से नटराज की मूर्ति उठाकर धीरे से कहा, अब मैं इस पुतले से प्रेम कर बैठा हूं। कल पूरी रात इसी के बारे में सोचता रहा, नींद ही नहीं आई। पूरा 1 मिनट दोनों एक दूसरे की आंखों में चुपचाप देखते रहे। दो प्रतिद्वंदियों के बीच मन में कैसी लड़ाई चली, ये मैं नहीं कह सकता। 1 मिनट बाद सर दिगेंद्र हंसकर बोले, व्योमकेश, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया हूं। इतनी आसानी से ये बूढ़ा ठगा नहीं जा सकता। उस मूर्ति के कारण रात तुम्हारी नींद नहीं हुई थी, ये कह रहे थे। ठीक है, वो मूर्ति मैं तुम्हें भेंट देता हूं। व्योमकेश के हतबुद्धि चेहरे की ओर व्यंगपूर्ण नजर डालकर वे बोले, कैसा लगा? हुआ ना वैसा ही? लेकिन मूर्ति कीमती चीज है, इसे तोड़कर नष्ट मत करना। पल भर में खुद को संभालकर व्योमकेश बोला, धन्यवाद कहकर मूर्ति को रुमाल में लपेटकर जेब में रख लिया। फिर हमेशा की तरह व्यर्थ खोजबीन करके हम करीब 10 बजे घर लौट आए। कुर्सी पर बैठते ही व्योमकेश ने आह भरकर कहा, ठगा गया। मैंने पूछा, क्या बात है बताओ तो? मैं तो तुम्हारी बातों और हाव भाव से कुछ भी समझ नहीं पाया। जेब से पुतला निकालकर व्योमकेश बोला, कई कारणों से मेरा पक्का विश्वास था कि इस नटराज की मूर्ति के अंदर हीरा है। सोच कर देखो, इससे बेहतर छिपाने की जगह और क्या हो सकती है? हीरा आंखों के सामने मेज पर पड़ा है, फिर भी कोई देख नहीं पा रहा। मूर्ति सर दिगेंद्र ने खुद सांचे में ढाली है, इसीलिए प्लास्टर के साथ साथ हीरे को सांचे में डाल देना कोई मुश्किल बात नहीं। इस तरह सर दिगेंद्र की मनोकामना पूरी होती है। जिस हीरे से उन्हें इतना प्यार है, वो सदा उनके पास रहता है। फिर भी किसी को शक नहीं होता। हर दृष्टि से देखा जाए तो सारी तर्क और अनुमान उसी मूर्ति की ओर इशारा करते हैं। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि हीरा और कहीं नहीं हो सकता। आज तय करके निकला था कि मूर्ति चुरा लूंगा, लेकिन बूढ़े के हाथों ठगा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बूढ़े ने मेरा मन भांपकर मजाक में वो मूर्ति मुझे भेंट कर दी। घाव पर नमक छिड़कने में वो उस्ताद है। कुल मिलाकर मेरा सारा सिद्धांत थरा रह गया। अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैंने कहा, लेकिन अब समय भी तो नहीं बचा, बीच में सिर्फ 1 दिन है। व्योमकेश मूर्ति के नीचे पेंसिल से छोटे अक्षरों में अपने नाम का पहला अक्षर लिखते हुए बोला, सिर्फ
एक दिन। शायद वादा निभ नहीं पाएगा। उधर कुमार बहादुर भी आकर डेरा डाल चुके हैं। बूढ़े ने हर तरफ से हमारा मजाक बना दिया। फायदे में देख रहा हूं तो बस यही पुतला। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाकर ब्योमकेश ने मूर्ति को मेज पर रख दिया, फिर सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। शाम को हमेशा की तरह हम सर दिगेंद्र के घर गए। सुना मालिक अभी अभी बाहर गए हैं। तब ब्योमकेश ने एक नई चाल चली। मुझे इशारे से अलग हटने को कहा और उरे सिंह थापा से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश शुरू की। मैं अकेले बगीचे में घूमता रहा। कभी कभी देखता ब्योमकेश और उरे सिंह बरामदे की दो मूढ़ों पर बैठे बड़ी आत्मीयता से बातें कर रहे हैं। चाहे तो ब्योमकेश बहुत आसानी से लोगों का मन और विश्वास जीत सकता था, लेकिन इस पहाड़ी दिल वाले उरे सिंह को पिघलाकर उसके पेट से बात निकाल पाएगा या नहीं, इस पर मुझे संदेह हुआ। 2 घंटे बाद जब हम दोनों फिर सड़क पर निकले, ब्योमकेश बोला, कुछ नहीं हुआ। उरे सिंह या तो बिल्कुल मूर्ख है या मुझसे ज्यादा चालाक। घर लौटते ही नौकर ने खबर दी कि एक आदमी मिलने आया था। आधा घंटा इंतजार करके कह गया है कि वो फिर आएगा। ब्योमकेश थके हुए स्वर में बोला, कुमार बहादुर का प्यादा होगा। इन सारी बेकार की खोजबीनों से मैं थक चुका था। बोला, ओह, अब और क्यों? ब्योमकेश छोड़ दो, इस बार कुछ नहीं हुआ। कुमार साहब को भी जवाब दे दो, उन्हें शक में रखकर कोई फायदा नहीं है। टेबल के सामने बैठकर नटराज की मूर्ति को उलट पलट कर देखते हुए धीमी आवाज में ब्योमकेश बोला, देखो, कल का दिन अभी हमारे हाथ में है। अगर कल पूरे दिन में कुछ नहीं कर पाए, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि मैंने देखा उसका चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया है। वो बिना पलक झपकाए नटराज मूर्ति की ओर देख रहा है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? ब्योमकेश ने कांपते हाथों से मूर्ति मेरी आंखों के सामने रखते हुए कहा, देखो देखो, नहीं है। याद है आज सुबह मैंने पेंसिल से इस मूर्ति के नीचे लेटर बी लिखा था? वो अक्षर नहीं है। सचमुच देखा, अक्षर नहीं था। लेकिन इसके लिए इतना परेशान होने की क्या बात है? पेंसिल की लिखावट मिट भी तो सकती है। ब्योमकेश बोला, समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। अचानक वो हंस पड़ा। उफ बूढ़े ने क्या धोखा दिया है, बिल्कुल उल्लू बना दिया था। हाँ चलो, बाघ का भी दिन आता है। पुटीराम। नौकर पुटीराम आया तो ब्योमकेश ने पूछा, जो आदमी आज आया था उसे कहाँ बैठाया था? बाबू, इसी कमरे में। तुम लगातार इसी कमरे में थे? हाँ बाबू, बस बीच में उन्होंने एक गिलास पानी मांगा तो। अच्छा जाओ। ब्योमकेश कुछ देर चुपचाप बैठकर हंसने लगा, फिर उठते हुए बगल के कमरे में जाते जाते बोला, तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। हीरा आज सुबह से शाम तक इसी टेबल पर रखा था। मैं अवाक होकर उसे देखने लगा। ये क्या कह रहा है? कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बगल के कमरे से सुना, ब्योमकेश फोन कर रहा है। कुमार त्रिदिबेंद्र? हाँ, मैं ब्योमकेश बोल रहा हूं। कल सुबह 10 बजे तक आपको मिल जाएगा। आपकी स्पेशल ट्रेन तैयार रहे, मिलते ही रवाना हो जाइएगा। नहीं, यहां रहना शायद सुरक्षित नहीं होगा। अच्छा अच्छा, बाकी बातें बाद में होंगी। भूलिएगा नहीं, 10:30 बजे तक कलकत्ता छोड़ देना है। अच्छा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल ट्रेन का इंतजाम मैं कर दूंगा। किसी को कुछ मत बताइए, अपने सेक्रेटरी को भी नहीं। अच्छा, नमस्कार। फिर उसने हैट कोट पहना और शायद स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करने निकल गया। बस इतना कहकर गया, वापसी में देर होगी, तुम सो जाना। रात में ब्योमकेश कब लौटा पता नहीं चला। सुबह 8:30 बजे हमेशा की तरह हम दोनों निकले। निकलते वक्त देखा नटराज की मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। जब मैंने उसका ध्यान उधर दिलाया तो बोला, है, उसे मैंने हटा दिया है। सर दिगेंद्र अपने बैठक के कमरे में ही थे। हमें देखकर बोले,
तुम लोगों के रोज के हमले की आदत पड़ गई है। जब तक तुम नहीं आते थोड़ा खाली खाली लगता है। ब्योमकेश ने विनम्रता से कहा, अब आप पर हमने बहुत जुल्म किए, लेकिन अब नहीं करेंगे, ये बताने आए हैं। जीत हार किसी एक पक्ष की होती ही है, इसीलिए दुखी होना मूर्खता है। कल से हम आपको नहीं दिखेंगे। आप तो जानते हैं कि आपके भतीजे यहाँ ग्रैंड होटल में आ गए हैं। उन्हें कल ही साफ साफ बता दिया है कि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। आज उन्हें आखिरी जवाब देकर आऊंगा। सर दिगेंद्र कुछ देर तक सिकुड़ी आंखों से ब्योमकेश को देखने लगे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर वही बुलडॉग जैसी मुस्कान फैल गई। बोले, तुम्हारी समझदारी देखकर अच्छा लगा। भतीजे से कहना व्यर्थ कोशिश में वक्त बर्बाद न करे। जी अच्छा, कह दूंगा। टेबल पर एक और नटराज की मूर्ति रखी थी। उसे उठाते हुए ब्योमकेश बोला, देख रहा हूं आपने एक और बना ली है। आपका जो उपहार था मैंने बड़े ध्यान से रखा है। सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि आपकी याद के तौर पर भी उसका मेरे लिए बड़ा मूल्य है। लेकिन अगर वो कभी गलती से टूट जाए तो क्या मुझे एक और मिल सकेगी? सर दिगेंद्र प्रसन्न होकर बोले, जरूर, अगर टूट जाए तो एक और पाना। मेरे घर में आकर तुम्हारे मन में कला के प्रति जो रुचि जगी वो भी कम लाभ नहीं। गहरी विनम्रता से ब्योमकेश बोला, जी 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 हाँ, पहले तो मेरे मन का वो हिस्सा एकदम पर्दे में था, लेकिन इन कुछ दिनों में आपसे संपर्क में आकर ललित कला का रस महसूस करने लगा हूं। समझ गया हूं उसमें कितने अनमोल रत्न छिपे हैं। वो तस्वीर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या वो आपकी ही बनाई है? सर दिगेंद्र के पीछे दीवार पर एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य की तस्वीर टंगी थी। ब्योमकेश ने उंगली से दिखाया। पल भर के लिए सर दिगेंद्र ने गर्दन घुमाई। उसी पल ब्योमकेश ने एक अजीब हाथ की कलाकारी दिखाई। जैसे छिपकली अपने शिकार को पकड़ती है, उसी तरह उसने एक हाथ से टेबल से नटराज मूर्ति उठाकर जेब में रख ली और दूसरे हाथ से तुरंत वैसी ही दूसरी नटराज मूर्ति उसकी जगह पर रख दिया। जब सर दिगेंद्र ने फिर सामने की ओर देखा, तब ब्योमकेश पहले की तरह मोहित भाव से दीवार की तस्वीर को देख रहा था। मेरे सीने के भीतर इतनी जोर से धड़कनें होने लगी कि जब सर दिगेंद्र सहज स्वर में बोले, हाँ, वो मेरी ही बनाई है, तो शब्द मेरे कानों में बहुत धीमे और दूर से आते हुए लगे। हाँ, भगवान का शुक्र है कि उस वक्त उन्होंने मेरे चेहरे की ओर देखा नहीं तो ब्योमकेश की वो करतब शायद मेरे चेहरे की बेचैनी से ही पकड़ी जाती। ब्योमकेश शांति से उठते हुए बोला, तो अब चलता हूं। आपके संपर्क में आकर मुझे बहुत लाभ हुआ, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आशा है आप भी हमें नहीं भूलेंगे। अगर कभी जरूरत पड़े याद रखिएगा, मैं एक सत्य शोधक हूं। सत्य की खोज ही मेरा पेशा है। चलो अजीत, अच्छा, नमस्कार। दरवाजे के पास से एक बार पलट कर देखा। सर दिगेंद्र भौहें तान कर शक से भरी निगाहों से हमें देख रहे हैं, मानो ब्योमकेश की बातों में किसी गहरे संकेत को समझने की कोशिश कर रहे हों, पर पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। घर के बाहर आते ही एक खाली टैक्सी मिल गई। उसमें बैठते ही ब्योमकेश ने हुक्म दिया, ग्रैंड होटल। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, ब्योमकेश, ये सब क्या हो रहा है? ब्योमकेश मुस्कुराकर बोला, अभी तक नहीं समझे? ये तो कमाल है। मैंने जो अंदाजा लगाया था कि हीरा नटराज की मूर्ति के अंदर है, वो बिल्कुल सही था। बूढ़ा ये बात समझ गया था, इसीलिए उसने मुझे धोखा देने के लिए वो मूर्ति दे दी। फिर वैसी ही एक और मूर्ति बनाकर कल शाम को जाकर असली वाली से बदल आया। अगर ये हल्का सा बी अक्षर नहीं लिखा होता तो मैं जान भी नहीं पाता। ये कहते हुए उसने मूर्ति उलट कर दिखाई। सचमुच पेंसिल से लिखा हुआ अक्षर मौजूद था। ब्योमकेश बोला, कल जब ये बी अक्षर अपनी जगह पर नहीं दिखा
तभी पल भर में पूरा मामला मेरे सामने पानी की तरह साफ हो गया। आज सुबह जाते ही बूढ़े की टेबल पर रखी नटराज मूर्ति को उलट कर देखा। वही मेरा बी वाला निशान। दूसरी मूर्ति जेब में थी, बस। फिर जो हाथ की सफाई देखी वो तो तुमने खुद देखा ही। मैंने सांस रोककर कहा, तुम पक्के तौर पर जानते हो कि हीरा उसी में है? हाँ, बिल्कुल जानता हूं, जरा भी शक नहीं। लेकिन अगर ना हो? ब्योमकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो समझूंगा दुनिया में सत्य नाम की कोई चीज नहीं और शास्त्र का अनुमान खंड बिल्कुल झूठा है। ग्रैंड होटल में कुमार त्रिदिबेंद्र ने एक पूरा सूट किराए पर लिया था। हम जैसे ही उनके बैठक में पहुंचे, वो दोनों हाथ फैलाकर दौड़ते हुए आए। क्या हुआ ब्योमकेश बाबू? ब्योमकेश ने चुपचाप नटराज मूर्ति टेबल पर रखकर उसकी ओर इशारा किया। हैरानी से कुमार बहादुर बोले, ये तो देख रहा हूं काका की नटराज है, लेकिन मेरा सीमंत हीरा उसी में है। उसी में? हाँ, उसी में। लेकिन आपके जाने का इंतजाम सब ठीक है ना? 10:30 बजे आपकी स्पेशल ट्रेन छूटेगी। कुमार बहादुर बेचैन होकर बोले, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं मेरा सीमंत हीरा उसी में है? विश्वास नहीं होता? ठीक है, खुद देख लीजिए। एक पत्थर का पेपर वेट उठाकर ब्योमकेश ने मूर्ति पर जोर से प्रहार किया। वो कई टुकड़ों में टूट गई। ये लीजिए आपका सीमंत हीरा। ब्योमकेश ने हीरा उठाकर दिखाया। उस पर अभी भी प्लास्टर चिपका था, मगर यह पहचानने में देर नहीं लगी कि वो असली हीरा ही है। कुमार बहादुर ने ब्योमकेश के हाथ से हीरा लगभग छीन लिया। कुछ देर एकटक उसे देखते रहे, फिर उल्लास से बोले, यही मेरा सीमंत हीरा है। देखिए, इसके भीतर से नीली रोशनी चमक रही है। ब्योमकेश बाबू, आपको मैं कैसे धन्यवाद दूं? कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिलहाल जितनी जल्दी हो सके निकल पड़िए। अगर चाचा जी को अब तक पता चल गया हो तो हीरा दोबारा गायब होने में देर नहीं लगेगी। नहीं, मैं अभी निकल रहा हूं। लेकिन आप? वो बाद में होगा। सुरक्षित घर पहुंचकर सब व्यवस्था कीजिएगा। कुमार बहादुर को स्टेशन के लिए रवाना कर हम घर लौटे। आराम कुर्सी पर शरीर फैलाकर ब्योमकेश ने अत्यंत संतोष की मुस्कान के साथ कहा, बस यही सोच रहा हूं, बूढ़ा जब जान जाएगा तो क्या करेगा। कुछ दिन बाद कुमार बहादुर की ओर से एक बीमा किया हुआ लिफाफा आया। पत्र के साथ एक चेक पिन से लगा हुआ था। चेक की रकम देखकर तो आंखें चौंधिया गई। पत्र इस प्रकार था, प्रिय ब्योमकेश बाबू, मेरी चिरस्थायी कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप जो कुछ भेजा है, जानता हूं आपकी प्रतिभा के योग्य वो नहीं है, फिर भी आशा करता हूं आप उसे अस्वीकार नहीं करेंगे। भविष्य में आपसे भेंट की आशा रखता हूं। अब जब मैं कलकत्ता आऊंगा तो आपके मुख से पूरा विवरण सुनूंगा। अजीत बाबू को भी मेरा धन्यवाद दीजिएगा। वे साहित्यकार हैं, इसीलिए पैसे की बात उठाकर उनकी साहित्यिक साधना का अपमान नहीं करना चाहता। हाँ, अरे बेचारे साहित्यकार। लेकिन अगर वे नाम धाम बदलकर इस हीरा चोरी की कहानी लिख सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये जानिए, श्रद्धा और नमस्कार स्वीकार करें। इति प्रतिभा मुग्ध श्री त्रिदिबेंद्र नारायण राय। आप सुन रहे थे शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर सीमंत हीरा। कहानी का एडाप्टेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।